नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र और आपका स्वागत है मेरा YouTube चैनल हॉरर कल्पना पर हमारे, जहां आपको मिलेंगी ऐसी कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। यहां हर कहानी में एक अनदेखा रहस्य, एक अनकहा सच और एक ऐसा अनुभव मिलेगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर आप डरावनी, रहस्यमय और रोमांचक कहानियों के शौकीन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, घंटी का बटन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नई कहानी आपसे छूट ना जाए। आज की कहानी आपको ले जाएगी तामिनी घाट के खतरनाक और रहस्यमय सफर पर, जहां एक ट्रक ड्राइवर को रात के सन्नाटे में दो अजीब मुसाफिर मिलते हैं। लेकिन ये मुसाफिर कौन है और उनकी कहानी में ऐसा क्या है जो किसी का भी दिल दहला दे? तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं अमित, औरंगाबाद का रहने वाला हूँ। मैं एक कंपनी में ड्राइवर के रूप में काम करता हूं और पिछले 10 सालों में इस पेशे में काफ़ी अनुभव हासिल कर चुका हूं। हमारी कंपनी के पास कई ट्रक हैं और उनमें से एक ट्रक अक्सर मेरे जिम्मे होता है। मेरी नौकरी में कभी लंबी यात्राएं होती हैं तो कभी रात भर के सफ़र। एक दिन की बात है, मैं अपने ट्रक में सामान लाद रहा था। शाम के करीब 7 बज रहे थे। तभी मेरे मालिक ने आकर कहा, अमित, आज पुणे की ट्रिप करनी होगी और अकोला की ट्रिप कल होगी। ये थोड़ा अर्जेंट है। मालिक का आदेश था, इसलिए मैंने हामी भर दी। मैंने अपने ट्रक के टायर चेक किए, सामान का बिल लिया और पुणे के लिए निकलने की तैयारी करने लगा। जैसे ही मैं निकलने वाला था, कंपनी के एक आदमी ने मुझे चेतावनी दी, अमित भैया, रात का सफ़र है और रास्ते में तामिनी घाट पड़ेगा, थोड़ा संभल कर जाना। दूसरे साथी ने भी चिंता जताई, लेकिन मैंने हंसकर कहा, अरे, मैं ऐसे कई घाट पार कर चुका हूं, चिंता मत करो, यह भी हो जाएगा। हालांकि सच यह था कि तामिनी घाट से गुजरने का यह मेरा पहला अनुभव था। आमतौर पर मुझे ऐसी छोटी यात्राओं पर नहीं भेजा जाता था, लेकिन उस दिन पहले ट्रिप वाले ड्राइवर की तबीयत खराब थी, इसलिए मुझे जाना पड़ा। वैसे भी जब कोई ज़रूरी ट्रिप होती थी तो मालिक मुझे ही बुलाते थे। इस तरह मैंने अपनी पहली यात्रा तामिनी घाट की तरफ शुरू की। रात के करीब 8 बज चुके थे जब मैंने ट्रक औरंगाबाद के डिपो से निकाला। सफ़र लंबा था और मेरे दिमाग में सिर्फ काम जल्दी ख़त्म करने की जल्दी थी। घर से निकलने से पहले कुछ खाया नहीं था, इसलिए सोचा कि रास्ते में किसी ढाबे पर रुककर खाना खा लूँगा। कुछ दूरी तय करने के बाद मुझे एक ढाबा नज़र आया। वहाँ पहले से करीब 10 से 12 ट्रक खड़े थे। मैंने भी ट्रक को किनारे लगाया और ढाबे की तरफ बढ़ा। ढाबे में अच्छी खासी भीड़ थी। कुछ परिवार भी वहां खाना खा रहे थे। मैंने एक खाली चारपाई देखी और जाकर बैठ गया। चारपाई पुरानी और कमजोर थी, जैसे अक्सर ढाबों में होती है। तभी एक वेटर मेरे पास आया और बोला, भैया, क्या खाओगे? मैंने पूछा, क्या क्या है खाने में? उसने झटपट मेन्यू सुनाया। मैंने कहा, एक दाल फ्राई और 4 रोटियां ले आओ। वह बोला, थोड़ा समय लगेगा भैया, अभी भीड़ है। मैंने कहा, ठीक है, तब तक टाइम पास के लिए मसाला पापड़ ले आओ, बहुत भूख लगी है। वेटर मेरा ऑर्डर लेने के बाद चला गया। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो देखा कि बगल की चारपाई पर एक लड़का और लड़की बैठे हुए थे। लड़का करीब 20 साल का लग रहा था और लड़की भी उसी उम्र की प्रतीत हो रही थी। उनके चेहरे और कपड़ों से साफ दिख रहा था कि वे काफ़ी थके हुए हैं। लड़के के कंधे पर एक छोटा सा बैग टंगा हुआ था। दोनों चुपचाप किसी बात पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे की उदासी और घबराहट ने मेरा ध्यान खींच लिया। उनकी आंखों में अजीब सी बेचैनी और डर था, जैसे वे किसी मुसीबत से भागने की कोशिश कर रहे हों। मैंने उनकी ओर ध्यान देना शुरू किया, लेकिन तभी वेटर मेरा खाना लेकर आ गया। मैंने खाने पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन उनका अजीब व्यवहार मेरे मन में रह रहकर सवाल खड़े कर रहा था। खाते हुए मैं सोचने लगा कि शायद यह मेरा वहम हो, लेकिन उनके हाव भाव को नज़रअंदाज करना मुश्किल था। मैं खुद गांव से था, हालांकि नौकरी के कारण अब शहर में रहता था। गांव के लोगों के स्वभाव और जीवन शैली को मैं अच्छी तरह समझता था। यही वजह थी कि जब मैंने उस लड़के और लड़की को देखा तो उनके चेहरे की घबराहट और असहजता ने मुझे विचलित कर दिया। उनका व्यवहार कुछ असामान्य लग रहा था, जैसे वे किसी बड़ी परेशानी में हों। लड़के ने लड़की का हाथ मजबूती से पकड़ रखा था,
मानो उसे किसी खतरे से बचाने की कोशिश कर रहा हो। लड़की का चेहरा डरा हुआ था और उसकी आंखों में असुरक्षा की झलक साफ दिखाई दे रही थी। मैंने अंदाजा लगाया कि शायद वे दोनों कहीं से भागकर आए थे। उनके चेहरे पर ऐसे फैसले का तनाव झलक रहा था जिसे किसी मजबूरी या डर ने लिया हो। मैंने सोचा, अपने घर और पहचान को छोड़कर किसी अजनबी के साथ नई जिंदगी शुरू करने का फैसला कितना मुश्किल और खतरों से भरा होता है। उनके चेहरे पर लिखी अनकही कहानी मेरे मन में खलबली मचाने लगी, लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया, यह उनका निजी मामला था और मैं उनकी मदद करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। मेरे पास सिर्फ उनके बारे में अटकलें लगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैंने सोचा कि खाना खत्म करके जल्दी से अपनी यात्रा शुरू कर दूं, लेकिन उनके व्यवहार की अजीब सी गुत्थी मेरे मन से निकलने का नाम नहीं ले रही थी। जैसे जैसे मैं खाना खाता गया, मन में यह ख्याल भी आता रहा कि कहीं उनकी परेशानी मेरी यात्रा को प्रभावित न कर दे। मैंने अपने मन को शांत किया और सोचा, अमित, यह सब तुम्हारे काम का हिस्सा नहीं है। अपने सफर पर ध्यान दो और जल्दी निकलो। लेकिन उनकी बेचैन नजरें मुझे लगातार परेशान कर रही थीं। वे दोनों धीरे धीरे मेरे सामने वाली खाट पर आकर बैठ गए। तभी वेटर मेरा मसाला पापड़ लेकर आ गया। भूख के कारण मैंने खाने में ध्यान लगाया, लेकिन मेरी नजरें बार बार उस जोड़ी की ओर जा रही थीं। उनके चेहरे पर अब भी वही अजीब सी बेचैनी और तनाव था। कुछ देर बाद वेटर उनके पास भी ऑर्डर लेने गया। मैंने मसाला पापड़ खत्म किया और वेटर मेरा खाना लेकर आया, लेकिन खाना खाते समय भी मैं उनकी तरफ देखे बिना नहीं रह पा रहा था। वे दोनों धीरे धीरे खा रहे थे, लेकिन उनकी उदासी और घबराहट जस की तस थी। जैसे ही मैंने अपना खाना खत्म किया, देखा कि वे दोनों चुपचाप उठकर काउंटर की ओर बढ़ गए। तभी अचानक लड़की की हल्की टूटी सी आवाज सुनाई दी। मैं चौंक गया। काउंटर पर खड़ी वह लड़की हाथ जोड़कर कुछ कह रही थी और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मुझे समझ नहीं आया कि वहां क्या हो रहा था, लेकिन माहौल में अचानक एक अजीब सा तनाव महसूस हुआ। उस लड़की की हालत देखकर मेरा मन बेचैन हो गया। क्या वे किसी मुसीबत में थे? क्या उनकी जान खतरे में थी? मैं अपने विचारों में खोया हुआ था। तभी उस लड़के ने वेटर को कुछ पैसे देने की कोशिश की, लेकिन उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। यह देखकर मुझे और भी अजीब लगा। ऐसा लगा कि वे मदद मांगने की स्थिति में नहीं थे। एक डरावना एहसास मेरे दिल में उठने लगा। क्या यह सिर्फ पैसे की तंगी थी या उनके पीछे कोई और बड़ा राज छिपा हुआ था? मैं धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। काउंटर दूर होने के कारण उनकी बातें साफ सुनाई नहीं दे रही थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ढाबे का मालिक उन पर चिल्ला रहा था। माहौल में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। मेरे कदम थम गए। उनके चारों ओर का माहौल सामान्य नहीं लग रहा था। मैं अपने काम में इतना डूबा हुआ था कि समय का ध्यान ही नहीं रहा। जब मैंने फोन निकाला तो देखा कि रात के 9 बजे वाले थे। मैंने जल्दी जल्दी हाथ धोया और काउंटर की ओर बढ़ा। उस जोड़ी को मैंने काउंटर से दूर जाते देखा। उनके चेहरे पर अब भी वही उदासी और घबराहट थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनकी समस्या या तो हल हो चुकी थी या वे उसे पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। मुझे लगा कि अब सब ठीक हो गया है। मैंने हाथ धोया और काउंटर पर जाकर बिल मांगा। ढाबे का मालिक अब भी गुस्से में था। गल्ले में रखे पैसे गिनते हुए ऐसा लग रहा था जैसे कुछ खटक रहा हो। तभी वेटर आया और मेरा बिल बताया। मालिक ने बेमन से एक कागज पर बिल लिखा और मेरे सामने सरका दिया। मैंने चुपचाप बिल देखा। सब ठीक था तो पर्स से पैसे निकाले और उसके सामने रख दिए। उसने पैसे गिने और गल्ले में रख दिए। फिर सामने बड़ी सौंफ का डिब्बा बढ़ा दिया। मैंने कुछ सौंफ ली और चबाते हुए मन में उठ रहे सवाल को पूछने का मन बनाया। भाई, वो लड़का और लड़की कौन थे? क्या मामला था? मैंने सामान्य आवाज में पूछा, लेकिन अंदर अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मालिक ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अजीब सा डर था जिसे वह छिपाने की कोशिश कर रहा था। उसने धीरे से कहा, अरे मत पूछो भाई, वे दोनों कुछ ठीक नहीं लगते। पिछले हफ्ते भी यहां आए थे। उनके पास पैसे नहीं थे और आज भी वही हालत। लेकिन बात यह नहीं है। मैंने जिज्ञासा से पूछा, फिर क्या बात है? मालिक ने चारों ओर नजर दौड़ाई, मानो किसी अनदेखे खतरे का आभास हो।
फिर धीमी आवाज में बोला, उनके बारे में लोग कहते हैं कि वे पहले मर चुके हैं, एक हादसे में, जब किसी ने उन्हें रात में सड़क पर टक्कर मार दी थी। लेकिन हर बार यहाँ आकर खाना मांगते हैं और फिर अचानक गायब हो जाते हैं। कोई उनके बारे में कुछ नहीं जानता। मालिक की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे हाथ से सौंफ का टुकड़ा गिरते गिरते बचा। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। क्या ये सच है? मैंने खुद से पूछा। अभी कुछ देर पहले मैंने उन्हें जाते हुए देखा था, बिल्कुल जीवित। लेकिन अब मेरे मन में एक भयानक डर घर कर गया था। मैंने झिझकते हुए पूछा, सेठ, वो जोड़ी जो थोड़ी देर पहले आई थी, उनका क्या हुआ? मालिक ने मेरी तरफ देखा और बोला, भाई, वे यहाँ किसी धर्मशाला या ठहरने की जगह के बारे में पूछ रहे थे। उनके पास पैसे नहीं थे तो मैंने गुस्से में उन्हें जाने दिया। पैसे देने को कुछ नहीं था। अब मैं क्या करता? उसकी बात सुनकर मैं ज्यादा कुछ कहे बिना अपने ट्रक की ओर चल दिया। मैंने ट्रक के टायर चेक किए और केबिन में जाकर बैठ गया। पेट भर चुका था, इसलिए शरीर में थोड़ी ताजगी महसूस हो रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने ट्रक का इंजन चालू किया, मेरे मन में फिर से उस जोड़ी की याद आ गई। अगर उनके पास पैसे नहीं थे तो वे रात के अंधेरे में पैदल ही घूम रहे होंगे। वह जगह सुरक्षित नहीं है। यह ख्याल मन में आया। मुझे लगा कि इंसानियत के नाते मुझे उनकी मदद करनी चाहिए थी। ट्रक को सड़क पर दौड़ाते हुए 10 मिनट ही हुए होंगे कि मेरी नजर उसी लड़के और लड़की पर पड़ी। वे सड़क किनारे हाथ पकड़े चल रहे थे। ट्रक की हेडलाइट उन पर पड़ी तो मैंने उन्हें पहचान लिया। उनके कपड़े वही थे जो ढाबे पर थे। वे धीरे धीरे अंधेरे में आगे बढ़ रहे थे। उनकी मदद के लिए मैंने हॉर्न बजाया। हॉर्न सुनते ही वे रुक गए और पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखने लगे। मैंने ट्रक को उनके पास रोका और खिड़की से झांकते हुए कहा, अरे बच्चों, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लड़की ने लड़के का हाथ और जोर से पकड़ लिया और उसके पीछे छिप गई। शायद वह मुझसे डर गई थी। मैंने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। मेरी बात सुनकर वे और भी घबरा गए। मैंने समझाते हुए कहा, अरे, मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूं, लेकिन थोड़ी देर पहले तुम उसी ढाबे पर थे जहां मैं भी खाना खा रहा था, याद है? लड़के ने धीरे धीरे हिम्मत जुटाई और कहा, काका, हमारे पास पैसे नहीं थे, हमें बहुत भूख लगी थी, इसलिए खा लिया। अगर पहले बताते कि पैसे नहीं हैं तो कोई हमें खाना नहीं देता। लड़के की बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि वह सच बोल रहा था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं न तो ढाबे का मालिक हूं और न ही कोई कर्मचारी, और मैंने तुम्हें पैसों के लिए नहीं रोका है, बस तुम्हारी हालत देखकर पूछ रहा हूं। लड़का थोड़ा असमंजस में था। उसने संकोच से पूछा, तो फिर काका, आपने हमें क्यों रोका? मैंने जवाब दिया, अरे, तुम इस अंधेरे में ऐसे कहां जा रहे हो? यह घाट वाला खतरनाक रास्ता है। तुम्हें पता है यह जगह रात में सुरक्षित नहीं है, दिन में सफर करना ही सही रहता है। लड़के ने निराशा भरे स्वर में कहा, काका, हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं हैं, सफर कैसे करेंगे? मैंने पूछा, तो तुम लोग जा कहां रहे हो? लड़के ने धीरे धीरे जवाब दिया, पुणे। तो फिर ठीक है, मैंने कहा, मैं भी वहीं जा रहा हूं, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और हां, मुझे तुमसे कोई पैसे नहीं चाहिए। यह सुनकर लड़की के चेहरे पर थोड़ी राहत दिखी, लेकिन लड़के ने अब भी उसका हाथ कसकर पकड़े रखा। उसने सख्ती से कहा, नहीं काका, हमें आपकी मदद नहीं चाहिए। हम जानते हैं कि आजकल के लोग कैसे होते हैं। उसकी बात में संदेह झलक रहा था। मैंने शांत स्वर में कहा, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। कम से कम इस लड़की की सुरक्षा के बारे में तो सोचो। इस खतरनाक रात में उसे ऐसे लेकर जाना सही नहीं है। लड़के की नाराजगी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी, लेकिन मेरे मन में केवल उनकी सुरक्षा का ख्याल था। तुम दोनों के लिए यह रास्ता कितना सुरक्षित है, यह तो सोचा है? मैंने धीरे से पूछा। लड़की ने एक नजर मेरी ओर डाली और थोड़ा आगे आकर बोली, काका, हमारी चिंता मत करो, हम जैसे भी हैं पहुंच जाएंगे, आप अपने रास्ते जाओ। उसके बोलने के अंदाज से साफ लग रहा था कि उसे उस लड़के पर पूरा भरोसा था, लेकिन उनके चेहरे पर छिपी हुई घबराहट भी साफ झलक रही थी। उनकी
उनके कदमों में एक बेचैनी थी। जब उन्होंने मेरी मदद लेने से साफ इनकार कर दिया तो मैं ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता था। मैंने कहा, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन मेरे मन में अजीब सी बेचैनी थी। फिर भी मैंने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और लड़के की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह रख लो, कम से कम इससे कुछ मदद हो जाएगी। उन्होंने मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया और बिना कुछ बोले चुपचाप आगे बढ़ने लगे। मैंने उनकी मदद की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। मुझे लगा शायद उनके मन में ट्रक ड्राइवरों को लेकर वही पुरानी धारणा होगी कि हम लोग हमेशा नशे में रहते हैं या कोई गलत काम करते हैं। जैसे ही वह दोनों दूर जाते दिखे, मुझे अचानक हवा में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। रात का सन्नाटा और भी घना हो गया था। मेरी छठी इंद्री किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रही थी। मेरे कदम थम गए। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वे दोनों धीरे धीरे अंधेरे में गुम हो गए। मैं वहीं खड़ा रह गया, सोचता हुआ कि क्या उनकी मदद के लिए और कुछ किया जा सकता था। आखिरकार मैं धीरे धीरे अपने ट्रक में चढ़ा, ट्रक चालू किया और सड़क पर आगे बढ़ चला। मेरा ट्रक उन दोनों को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गया। मैं कई बार इस रास्ते पर सफर कर चुका था, लेकिन इस बार रास्ता कुछ अलग लग रहा था। जंगल और झाड़ियों से घिरा हुआ रास्ता अजीब सा डरावना दिख रहा था। शायद मैं तामिनी घाट के करीब था। रात का अंधेरा, दोनों ओर घना जंगल और बीच बीच में झींगुर जैसे कीड़ों की आवाजें, बस यही सुनाई दे रहा था। बाकी हर तरफ सन्नाटा था। मेरे ट्रक की गड़गड़ाहट उस शांत माहौल को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। कुछ देर बाद मैंने तामिनी घाट पार कर लिया। लगभग 3-4 घंटे के सफर के बाद मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया। वहां के लोग तुरंत माल उतारने में लग गए। माल पूरी तरह उतरने में करीब 1 घंटा लग गया, लेकिन उस समय भी मेरा मन बार बार उस लड़के और लड़की की ओर जा रहा था। उनकी यादें मेरे दिमाग में घूम रही थीं। अब रात काफी हो चुकी थी। वहीं रुकने की बजाय मुझे लगा कि 3 घंटे का सफर करके घर पहुंचना बेहतर रहेगा। अंधेरे और गर्मी में सोने से तो घर की नींद ही अच्छी होती है। मैंने मालिक से बात की और ट्रक लेकर वापस नासिक की ओर चलने का फैसला किया। अब रात पूरी तरह ढल चुकी थी। सड़क पर एक भी गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। मेरा ट्रक खाली सड़क पर तेजी से दौड़ रहा था। कुछ ही देर में मैं फिर से तामिनी घाट के रास्ते पर आ गया। इस समय की शांति और भी डरावनी लग रही थी। माहौल को हल्का करने के लिए मैंने ट्रक में गाने बजा लिए। जैसे ही मैं ट्रक चला रहा था, अचानक दूर सड़क किनारे किसी को हाथ देते हुए देखा। जैसे जैसे ट्रक उनके करीब आ रहा था, मुझे हैरानी हो रही थी। वो और कोई नहीं, वही लड़का और लड़की थे जिन्हें कुछ समय पहले मैंने लिफ्ट देने की कोशिश की थी। यह देखकर मैं हैरान रह गया। ये लोग इतनी जल्दी यहां तक कैसे पहुंच गए? मन में यह सवाल उठते ही मैंने ट्रक उनके पास रोका। खिड़की से बाहर झांकते हुए मैंने कहा, अरे तुम लोग यहां तक पैदल आ गए? कमाल है। लेकिन तुम तो पुणे जा रहे थे ना, फिर यहां क्यों रुके हो? पर वे दोनों सिर झुकाए चुपचाप खड़े रहे। मेरे कहने का उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें शर्मिंदगी हो रही हो। शायद इसलिए कि कुछ घंटों पहले मैंने उन्हें लिफ्ट देने की पेशकश की थी और उन्होंने मना कर दिया था। उनकी चुप्पी मुझे परेशान कर रही थी। मैंने ट्रक का दरवाजा खोला और कहा, आओ बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। इस बार बिना कोई विरोध किए वे दोनों ट्रक में चढ़ गए। लेकिन अब उनमें कुछ अजीब लग रहा था। वे बहुत शांत थे और उनकी नजरें लगातार नीचे थीं। मैंने ट्रक का दरवाजा बंद किया और गाड़ी आगे बढ़ाई। तुम दोनों ठीक हो ना? मैंने पूछा। लड़के ने सिर हिलाकर हाँ कहा। फिर मैंने बातचीत शुरू करने की कोशिश की। अच्छा बताओ, तुम लोग कहाँ के हो? लड़की ने सिर उठाया और औरंगाबाद जिले के एक गांव का नाम बताया। तुम लोग घर से भाग कर आए हो क्या? बुरा मत मानना, बस यूं ही पूछ रहा हूं। लड़की ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, अब क्या फर्क पड़ता है? उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुआ। क्या मतलब? मैंने पूछा। उसने जवाब दिया, हाँ हम घर से भागे हैं। मैंने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, तो क्या तुम दोनों ने शादी की है? लड़की ने उदास स्वर में कहा, नहीं, हम शादी करने के लिए पुणे जा रहे थे। लेकिन क्या? मैंने तुरंत पूछा। तभी लड़का बोला, सब खत्म हो गया काका,
अब कुछ नहीं बचा। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गया। उनके शब्दों में एक गहरी उदासी छिपी थी। मैंने उनसे कहा, कुछ तो बताओ, क्या हुआ है? लेकिन वे दोनों फिर से चुप हो गए। ट्रक तामिनी घाट से गुजर रहा था। तभी मैंने सड़क के किनारे भीड़ देखी। वहां एम्बुलेंस खड़ी थी और सड़क का एक हिस्सा जाम हो चुका था। मुझे ट्रक रोकना पड़ा। मैंने हॉर्न बजाया, लेकिन कोई हटने को तैयार नहीं था। आखिरकार मैं ट्रक से नीचे उतरा और भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ा। जैसे ही मैंने सामने का नजारा देखा, मेरे शरीर में झुर्रियां दौड़ गईं। सड़क पर 2 मृत शरीर पड़े थे। मैंने उनके चेहरे देखे और मेरी आंखें फटी रह गईं। वे वही लड़का और लड़की थे जो अभी कुछ देर पहले मेरे ट्रक में बैठे थे। मुझे चक्कर आने लगा। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। घबराहट में मैं वापस ट्रक की ओर भागा। ट्रक में बैठकर मैंने उन्हें देखा। वे दोनों अब भी मुझ पर नजरें गड़ाए बैठे थे। मेरा डर और बढ़ गया। डरते हुए मैंने पूछा, तुम यहां हो तो फिर वहां नीचे कौन है? वे दोनों मेरी तरफ देखे जा रहे थे। लड़के ने शांत स्वर में कहा, हमें एक तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी। उसी समय हमारा जीवन खत्म हो गया। वैसे भी इस दुनिया ने हमें कभी अपनाया ही नहीं था। जो हुआ वह होना ही था। इतना कहकर वे दोनों ट्रक से नीचे उतर गए। वे धीरे धीरे वापस भीड़ की ओर बढ़ने लगे, जहां उनके मृत शरीर पड़े थे। मैं बस स्तब्ध होकर उन्हें देखता रहा। मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। दोस्तों, यह थी तामिनी घाट का रहस्य। एक ऐसी कहानी जो सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वास्तव में आत्माएं इस दुनिया में भटकती हैं? क्या वह लड़का और लड़की सच में हमारे बीच मौजूद थे, या यह सब किसी रहस्यमयी खेल का हिस्सा था? इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि कुछ सवाल हमेशा अनुत्तरित रह जाते हैं और कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें समझने की कोशिश करने से डर और बढ़ जाता है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। यह आपके विचार ही हैं जो हमें और बेहतरीन कहानियां लाने की प्रेरणा देते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि अगली डरावनी और रोमांचक कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपसे जल्द ही मिलेंगे एक और खौफनाक और रहस्यमय सफर पर। तब तक के लिए अलविदा, और याद रखिए, हर अंधेरी रात के पीछे छिपा है एक अनकहा राज।